लाल किला ब्लास्ट में एनआईए की तेजी से जांच बढ़ रही है। हल्द्वानी से उठाए गए मौलवी और इलेक्ट्रीशियन से घंटों पूछताछ के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। लिंक नहीं मिला, लेकिन शक अभी भी बरकरार है। क्या है यह पूरा मामला, उस पर एक रिपोर्ट। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके ने पूरे सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। 10 नवंबर को हुए इस ब्लास्ट के बाद एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली और तब से लगातार कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है। एनआईए ने लाल किला धमाका मामले में उत्तराखंड के हल्द्वानी के एक इलेक्ट्रीशियन और एक मौलवी आसिम काजमी को हिरासत में लिया था। एनआईए को संदेह था कि इन दोनों का संबंध धमाके से हो सकता है और उनसे पूछताछ की गई ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके और दोषियों को पकड़ा जा सके। हालांकि एनआईए ने कड़ी पूछताछ के बाद हिरासत में लिए गए मौलाना और उनके सहयोगी को छोड़ दिया है। आपको बता दें कि एनआईए के गिरफ्त में आए दोनों संदिग्ध आतंकी संगठनों के संपर्क में थे। एनआईए दोनों को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई है। गिरफ्तार इमाम का नाम मौलाना आसिम काजमी है। मौलाना आसिम बनभुलपुरा के बिलाली मस्जिद का इमाम था। मौलाना आसिम इस्लामिक शिक्षा और सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट करता था। वहीं मौलाना के साथ दूसरे संदिग्ध का नाम नजर कमाल है। गिरफ्तार नजर कमाल पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। नजर कमाल हल्द्वानी के गौजा जाली का रहने वाला है। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कई घंटों की पूछताछ के बाद इमाम को छोड़ दिया है। जांच के लिए इमाम का मोबाइल, लैपटॉप जब्त किया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी बिलाली मस्जिद के इमाम मौलाना आसिम काजमी और उनके सहयोगी नजर कमाल को पूछताछ के लिए ले गई थी। जांच एजेंसी को देश विरोधी संगठनों से संपर्क का शक था। शुक्रवार देर रात मौलाना आसिम और उनके एक सहयोगी हिरासत में लिया गया था। जरूरत पड़ने पर कुछ दिनों बाद फिर से पूछताछ के लिए मौलाना और उसके सहयोगी को बुलाया जा सकता है। दिल्ली ब्लास्ट केस में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने हल्द्वानी बिलाल मस्जिद के मौलाना आसिम कासमी को हिरासत में लिया था शुक्रवार रात लगभग 2 बजे। उसके बाद से लगातार उनके साथ पूछताछ की गई। पूछताछ काफी लंबी है पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद अगर जो जानकारी हमारे सामने निकल कर आई है, उनका मोबाइल, उनका लैपटॉप सब यहाँ पर टीम ने जब्त कर लिया। घंटों ये पूछताछ हुई है। बताया जाता है कि आतंकी मुजम्मिल की कॉल डिटेल खंगालने के बाद इमाम का नाम सामने आया था। फिर इसके बाद ही एनआईए ने उसे हिरासत में लिया। पहले भी पिथौरागढ़ की महिला और देहरादून के डॉक्टर का उमर नबी से संपर्क सामने आया था। इससे पहले दिल्ली बम धमाके में अब तक की जांच में 7 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। कई राज्यों में छापेमारी हुई। एनआईए की मल्टी लेयर काउंटर टेरर इन्वेस्टिगेशन हुई। हल्द्वानी के दोनों व्यक्तियों को सवाल जवाब के बाद छोड़ा गया। एनआईए अब ब्लास्ट मॉड्यूल की पूरी चेन जोड़ने की कोशिश में है। कौन था मास्टरमाइंड, कहां से आया फंड, कौन थे मददगार और आखिर पूरा नेटवर्क किस तरह दिल्ली तक पहुंचा। एक तरफ देश की राजधानी में सुरक्षा को लेकर सवाल है, तो दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है। हल्द्वानी के दोनों लोग भले ही पूछताछ के बाद रिहा हो चुके हों, लेकिन लाल किला ब्लास्ट की कहानी अब भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी के मुताबिक फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक कीमती जमीन को चंद लाख रुपए दिखाकर हड़प लिया गया। आखिरकार वो जमीन अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के करीबी फाउंडेशन के नाम पर कैसे कर दी गई? क्या है ये पूरा मामला, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईडी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं, उनके मुताबिक इस जमीन को फर्जी बयानामा, फर्जी मौत के सर्टिफिकेट और फर्जी वारिसों के नाम से एक के बाद एक कई बार बेचा दिखाया गया। वहीं कई वारिस और अंत में यह जमीन पहुंची तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के पास। और ये तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन किसी और का नहीं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी का फाउंडेशन है।
रिपब्लिक भारत ने इन्वेस्टिगेशन कर दिल्ली में अल-फलाह यूनिवर्सिटी यानी कि जवाद अहमद सिद्दीकी की एक और एजुकेशन फाउंडेशन, तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन की एक जमीन पर खुलासा किया था। वो जमीन भी अब ईडी के रडार पर है। ईडी ने भी कालिंदी कुंज इलाके में इस जमीन की जांच की तो पता लगा कि कैसे मरे हुए लोगों के फर्जी दस्तावेज कर जवाद अहमद सिद्दीकी के नाम पर उस जमीन की रजिस्ट्री करा दी गई। जो लोग 90s 70s में मर चुके हैं उनके फर्जी दस्तावेज 2013 में किए गए, और ना सिर्फ फर्जी दस्तावेज किए गए बल्कि उस जमीन को जवाद अहमद सिद्दीकी की जो फाउंडेशन है, तराबिया एजुकेशन फाउंडेशन, उसके नाम पर उस जमीन की रजिस्ट्री को करा दिया गया। जवाद अहमद सिद्दीकी जिसको ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन जमीन और ट्रस्ट के नाम पर जो वो घोटाले कर रहे थे, जमीन का अधिग्रहण कर रहे थे, जमीन कब्जा रहे थे, उसको लेकर भी अब ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यानी जमीन घूम फिर कर उसी शख्स के पास पहुंच गई जिसके विश्वविद्यालय को इसका फायदा होना था। वहीं ईडी के मुताबिक इस जमीन को बेचने के लिए जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए इस्तेमाल की गई वो पूरी तरह फर्जी थी। जांच में सामने आया कि जीपीए में जिन लोगों के दस्तखत या अंगूठे लगे दिखाए गए हैं उनमें से कई लोग 1972 से 1998 के बीच ही मर चुकी थी। इसके बावजूद जीपीए पर तारीख 7 जनवरी 2004 लिखी गई है और दिखाया गया है कि मृतक व्यक्तियों ने यह दस्तावेज खुद तैयार किया। ईडी को जिन मौतों का रिकॉर्ड मिला उनमें नथु जिनकी मौत साल 1972 में ही हो चुकी है, हरबंस सिंह इनकी मौत साल 1991 में ही हो चुकी है, तो वहीं हरकेश की मौत साल 1993 में ही हो चुकी है। शिवदयाल और जयराम की मौत साल 1998 में ही हो चुकी थी। हमारी सभी की ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी। इन्होंने इसकी जो है नकली जीपीए बना करके 2013 में रजिस्ट्री करी। अब इसकी जो जानकारी मुझे जब हुई थी, पहले तो मेरे को सूत्रों से पता चला जी आपकी ज़मीन पे फ्रॉड होकर के इसकी रजिस्ट्री होगी। मैंने एडवांस में एक शिकायत दी थी, एक श्रीओम चौहान था, ये हमारी प्रॉपर्टी के गलत डॉक्यूमेंट्स बना के इसको बेच सकता है। कहाँ तक मैंने इनकी जो शिकायत की थी, जब मैंने डॉक्यूमेंट्स निकाले, इनकी फ्रॉड जीपीए फ्रॉड मेरे को जब इनकी रजिस्ट्री मिली, मैंने माननीय कोर्ट में गया था, मैंने सिविल सूट फाइल किया था। निजी इन लोगों ने बिना अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जब तक हमारे डिवाइडेशन ना हो ये वहाँ एक तो काम ना करे। दूसरा, इन्होंने एक नकली जीपीए के आधार पर नकली रजिस्ट्री कर रही है जो मरे हुए लोगों की है, उस रजिस्ट्री को कैंसिल किया जाए। इन सभी को जीपीए में ऐसे दिखाया गया जैसे वे जीवित हों और उन्होंने 2004 में जमीन बेचने की अनुमति दी हो, लेकिन ये पहले ही मर चुके थे और फर्जी तरीके से जमीन को बेचा गया था। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ जमीन का मामला है या अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े दूसरे जमीन सौदों में भी इसी तरह का खेल हुआ है। ईडी की टीम अब पुराने सभी रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। कुछ और बड़े नाम भी इस जांच के दायरे में आने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लाल किला ब्लास्ट में एनआईए की तेजी से जांच बढ़ रही है। हल्द्वानी से उठाए गए मौलवी और इलेक्ट्रीशियन से घंटों पूछताछ के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। लिंक नहीं मिला, लेकिन शक अभी भी बरकरार है। क्या है ये पूरा मामला, उस पर एक रिपोर्ट। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके ने पूरे सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। 10 नवंबर को हुए इस ब्लास्ट के बाद एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली और तब से लगातार कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है। एनआईए ने लाल किला धमाका मामले में उत्तराखंड के हल्द्वानी के एक इलेक्ट्रीशियन और एक मौलवी आसिम काजमी को हिरासत में लिया था। एनआईए को संदेह था कि इन दोनों का संबंध धमाके से हो सकता है और उनसे पूछताछ की गई ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके और दोषियों को पकड़ा जा सके। हालांकि एनआईए ने कड़ी पूछताछ के बाद हिरासत में लिए गए मौलाना और उनके सहयोगी को छोड़ दिया है। आपको बता दें कि एनआईए के गिरफ्त में आए दोनों संदिग्ध आतंकी संगठनों के संपर्क में थे। एनआईए दोनों को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई है। गिरफ्तार इमाम का नाम मौलाना आसिम काजमी है। मौलाना आसिम बनभुलपुरा के बिलाली मस्जिद का इमाम था। मौलाना आसिम इस्लामिक शिक्षा और सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट करता था। वहीं मौलाना के साथ दूसरे संदिग्ध का नाम नजर कमाल है। गिरफ्तार नजर कमाल पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। नजर कमाल हल्द्वानी के गौजा जाली का रहने वाला है। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कई घंटों की पूछताछ के बाद इमाम को छोड़ दिया है। जांच के लिए इमाम का मोबाइल, लैपटॉप जब्त किया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी बिलाली मस्जिद के इमाम मौलाना आसिम काजमी और उनके सहयोगी नजर कमाल को पूछताछ के लिए ले गई थी। जांच एजेंसी को देश विरोधी संगठनों से संपर्क का शक था। शुक्रवार देर रात मौलाना आसिम और उनके एक सहयोगी हिरासत में लिया गया था।
जरूरत पड़ने पर कुछ दिनों बाद फिर से पूछताछ के लिए मौलाना और उसके सहयोगी को बुलाया जा सकता है। ये दिल्ली ब्लास्ट केस में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने हल्द्वानी बिलाल मस्जिद के मौलाना आसिम कासमी को हिरासत में लिया था शुक्रवार रात लगभग 2 बजे। उसके बाद से लगातार उनके साथ पूछताछ की गई। पूछताछ काफी लंबी ये पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद अगर जो जानकारी हमारे सामने निकल कर आई है, उनका मोबाइल, उनका लैपटॉप सब यहाँ पर टीम ने जब्त कर लिया। घंटों ये पूछताछ हुई है। बताया जाता है कि आतंकी मुजम्मिल की कॉल डिटेल खंगालने के बाद इमाम का नाम सामने आया था। फिर इसके बाद ही एनआईए ने उसे हिरासत में लिया। पहले भी पिथौरागढ़ की महिला और देहरादून के डॉक्टर का उमर नबी से संपर्क सामने आया था। इससे पहले दिल्ली बम धमाके में अब तक की जांच में 7 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। कई राज्यों में छापेमारी हुई। एनआईए की मल्टी लेयर काउंटर टेरर इन्वेस्टिगेशन हुई। हल्द्वानी के दोनों व्यक्तियों को सवाल जवाब के बाद छोड़ा गया। एनआईए अब ब्लास्ट मॉड्यूल की पूरी चेन जोड़ने की कोशिश में है। कौन था मास्टरमाइंड, कहां से आया फंड, कौन थे मददगार और आखिर पूरा नेटवर्क किस तरह दिल्ली तक पहुंचा। एक तरफ देश की राजधानी में सुरक्षा को लेकर सवाल है, तो दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है। हल्द्वानी के दोनों लोग भले ही पूछताछ के बाद रिहा हो चुके हों, लेकिन लाल किला ब्लास्ट की कहानी अब भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।